नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ गया है खानसर का। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद कर इसका सेट लगा सकते हैं। देखिए मेरे साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 19 हल प्रश्न तथा 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 यानी 10 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग क्लियर करेंगे आज, और इसमें फुल डिस्कशन के साथ। इसी तरह से बारी बारी से हम हर एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डिस्कशन देखते हैं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। यह दर्शाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ठहराव का एक बड़ा जोखिम है। जलवायु परिवर्तन कठिन है और अपेक्षा से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 100 से अधिक वर्षों में पहली वैश्विक महामारी कोविड-19 में दुनिया की अधिकांश आबादी के जीवन में और आजीविका पर गंभीर सामाजिक प्रभाव के साथ आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डार्क नेट संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो डार्क नेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट के भीतर एक डार्कनेट एक ओवरले नेटवर्क है जिससे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। डार्कनेट पर सामग्री एग्रीटेड है, ठीक है। चलिए इसके कुछ विभिन्न कारण को देखते हैं। डार्कनेट का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जा सकता है। पहला है, लक्षित और बड़े पैमाने पर निगरानी से नागरिकों के गोपनीय अधिकारों की बेहतर रक्षा करना। कंप्यूटर का अपराध, डार्कनेट बाजारों पर प्रतिबंधित सामानों की बिक्री। देश का पहला डार्कनेट नारकोटिक ऑपरेटिव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, इसने कथित तौर पर सैकड़ों अवैध ड्रग पार्सल विदेशों में भेजे थे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संकतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। किस देश में? तो भूटान। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो संकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी भूटान के तारासिंगन जिले में अवस्थित है तथा यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा निर्माण करता है। यह पूर्वी नीले चीर तथा काली दुम वाले मैगपाई पक्षी सहित कई स्थानिक प्रजाति के साथ के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है। इसका स्थापना का एक उद्देश्य मिगोई या यति जैसी प्रजाति का संरक्षण करना था। यद्यपि इस वन्यजीवन में वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, परंतु स्थानीय लोगों ने इसके प्रति दृढ़ विश्वास है। पूर्वी भूटान में स्थित सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर बीजिंग द्वारा पूर्व दावा किए जाने के विरोध में भूटान विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास को आपत्ति पत्र निर्गत किया है। चलिए चौथा प्रश्न है, चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान।
इसका डिस्कशन देखते हैं। ईरान ने एक ठोस निर्णय लेते हुए भारत को चौहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ईरान के चवागाह बंदरगाह को विकसित किया था। इसके साथ ही वहां कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चवागाह के एक रेल परियोजना भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान द्वारा निरस्त कर दिया गया। ईरान ने कहा कि भारत इस परियोजना के वित्तीयन में देर की है। चवागाह की परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके द्वारा भारत ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित करना चाहता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग द्वारा। इसका डिस्कशन देखते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपभोक्ता से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है। यह मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य है देश में नवाचार एवं उद्यमिताओं की संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए 6 नंबर प्रश्न है। स्टार्ट हेड ऑफ प्रॉफिट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सोशल मीडिया। इसका डिस्कशन देखते हैं। रंगभेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसे विज्ञापन न देने की आवाज़ अमेरिका से उठी है और अब भारत को छोड़कर पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है, इस अभियान को अब अमेरिका ने अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित और तौर पर प्रारंभ किया है और इसे स्टार्ट हैंड ऑफ प्रॉफिट नाम दिया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने की निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। डिस्कशन देख रहे हैं इसका। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक सभी राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने की निर्णय लिया। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। यह देश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण लोगों को जीवन में सुधार लाने की प्रधानमंत्री की सोच का नतीजा है। इस मिशन के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन परिवर्तन लाना है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले लोंगडिंग में लगभग 3900 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अन्य गांव पुमाओ है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए थे, लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण इस गांव वाले इनका उपयोग नहीं करते थे। अब वे अपने घरों को पानी आ जाने से शौचालय का भी उपयोग खुशी खुशी कर रहे हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चुशुल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। यह भारत के लद्दाख में लेह जिले का एक गांव है। यह दरबुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशुल घाटी के रूप में जाना जाता है। यह 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेजांग ला और पेंगोंग झील के करीब है।
यह स्थान 18 नवंबर 1962 की रेजांगला जोसुल में अंतिम दौर से लड़ने वाले भारतीय सेना के प्रसिद्ध हैं। इस महत्वपूर्ण जीत के बिना इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो सकता है। भारत और चीन के बीच चोसुल में कोर कमांडरों की चौथे दौर से वार्ता हुई है। चलिए 9 प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है, यह कथन एक असत्य है। दूसरा, यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और अतः कथन 2 सत्य है। इसे 2007 से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है, अतः कथन 3 भी सत्य है। इसे वर्ल्ड लाइफ में इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, यहाँ गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। काजीरंगा में संरक्षण के प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झेलम नदी। इसका हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है, अतः कथन 1 सत्य नहीं है। पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। एसिनोफिल गन्ना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त परीक्षण से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, एसिनोफिल गन्ना एक रक्त परीक्षण गन्ना है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC की संख्या को मापता है, जिसे एसिनोफिल कहा जाता है। जब व्यक्ति में कुछ एलर्जी संबंधी बीमारी, संक्रमण और अन्य चिकित्सा स्थिति होती है तो इसे इन्फेक्शन सक्रिय हो जाते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मरीज में कोविड-19 की शुरुआत पहचान के लिए एक परीक्षण को हरी झंडी दिखाई। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस 2 देशों के खसरा से मुक्त होने का घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव। इसका हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि खसरा और रूबेला श्रीलंका और मालदीव के समाप्त हो गया है। एक देश को खसरा और रूबेला को समाप्त करने के रूप में तब सत्यापित किया जाता है जब तक अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाली निगरानी प्रणाली की उपस्थिति में 3 साल से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस की स्थानिक संचरण को कोई सबूत नहीं प्राप्त होता। चलिए 13वां प्रश्न है। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य से को लेकर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिला शिक्षा में वृद्धि करना। चलिए अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट कर्जिन्स ने की, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की और बच्चों की स्थिति में सुधार करना था।
चलिए 14वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 में के विद्रोह से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुंवर सिंह, झांसी की रानी और मौलाना अहमद उल्लाह आदि 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, जबकि अशफाक उल्लाह खां काकोरी डकैती केस से संबंधित था। चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बी, पूंजीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता अपना आर्थिक सुधार करना था। इसके लिए उसे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से सहायता की अपेक्षा थी, जो गुट निरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू अपनी विदेश नीति में पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते थे। चलिए 16वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर ने इंडिया मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी। 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी केस में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खां पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे, लेकिन वे बचकर भाग निकले में सफल थे। चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो इसका राइट आंसर होगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना। तेभागा आंदोलन वर्ष 1945 से 1950 के बीच हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था। इस आंदोलन के मुख्य जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना था। चलिए 19वें प्रश्न को देखते हैं। उन्नीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोसेन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, CO2 और मीथेन। जल 36.72%, CO2 9.26%, मीथेन 4.9%, ओजोन 3.7%। चलिए 21वें प्रश्न को देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है।
22वां प्रश्न, वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे नंबर पर। मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली पालन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पादन करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 23वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा 13वां। बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य तेलंगाना राज्य से गठन के पूर्व 12वें स्थान पर था, किंतु इस राज्य के गठन के बाद 13वें स्थान के रूप में स्थापित हुआ। 24वां प्रश्न है, बिहार के चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा रोहतास। क्या होगा? रोहतास। बिहार में प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में चूना पत्थर, नवादा जिले में अभ्रक, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिले में सिलिका रेत, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले में क्वार्टजाइट, मुंगेर जिले में टाल्क, सुपरस्टोन, एस्टीटाइट है। चलिए 25वां प्रश्न है, मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड का नागा खीरा, मीठा खीरा जो रसदार, मुलायम और मीठा स्वाद है और जैविक रूप से उगाया जाता है, उसे भौगोलिक संकेत जीआई दिया गया। यह अपनी मिठास और स्वादिष्ट हरे रंग के लिए जाना जाता है और इसके कम कैलोरी और उच्च पोटेशियम होता है। मुख्य रूप से खरीफ मौसम अप्रैल मई के दौरान मिश्रित फसल के रूप में नागा किसानों द्वारा अपने झूम खेतों में इसकी खेती पारंपरिक रूप से की जाती है। कोन्याक जैसा कुछ जनजातियां मिट्टी के प्रकार के आधार पर बीज से बीज विधि द्वारा पूरे वर्ष भर खीरा पाई जाती है। चलिए 26वां प्रश्न है, गया में स्थित गर्म जल कुंड का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्निकुंड। अग्निकुंड गया, मखदुम कुंड राजगीर में है, जन्म कुंड मुंगेर, भीम कुंड मुंगेर, ये स्थान है सबका। बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण 6.35%, कटिहार 5.86%, जमुई 4.48%, पूर्णिया 4.27%। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चेंचू। लेप्चा सिक्किम, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, डाफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नलामाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ भागों में पाई जाती है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पहला बराम, दूसरा लोहित, तीसरा सुबनसिरी, चौथा धनसिरी। तो उपयुक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। लोहित तथा सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराम नदी मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। चलिए 30वां प्रश्न, कथन ए, नर्मदा अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण आर, यह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए गलत परंतु आर सही।
नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी है से होकर प्रभावित करती है। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने के कारण इसमें गाद का अभाव रहता है। प्रश्न 31 नंबर, 92 संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा कोंकणी को, मणिपुर तथा नेपाली को तथा 92 संविधान संशोधन द्वारा 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली व बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार की वर्तमान में संविधान में कितना 22 भाषाएं का उल्लेख है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है इसका अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत का प्रमुख राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र का अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन यह होना चाहिए 1976 है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा तथा डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देश तत्व में। भारत संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना एवं नीति निर्देश तत्व द्वारा में मिलता है। 35 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 क, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तथा तक भारतीयों का एवं विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15 के ख, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। 36 नंबर प्रश्न है, संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यों के नाम, क्षेत्र व सीमा परिवर्तन। चलिए अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद राज्यों की सहमति के बिना भी उसके नाम, क्षेत्र का क्षेत्र या सीमा परिवर्तन कर सकती है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उसे पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 38 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, ये निम्नलिखित में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। चलिए वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, ये 3 राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000,
उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 गठित हुआ। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं क्योंकि वे राष्ट्र के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी से सूर्य से लगभग सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय यानी एकल होती है जिसका मान 14,9,59,78,70 किलोमीटर होता है। इसका मान मिलियन किलोमीटर में लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है तथा इतना मील होता है। पृथ्वी से इतनी आधी दूरी होने के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। चलिए 41वां प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अब तक ज्ञात 79 उपग्रह है। इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया इसके कुछ अन्य उपग्रह हैं। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्षों में। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। अबुल फजल द्वारा 1590 ईस्वी में इसकी रचना का कार्य प्रारंभ किया था जो 1596 ईस्वी में पूर्ण हुआ। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि युद्धों, षड्यंत्रों तथा वंश परिवर्तन में प्रचंडों को प्रधानता देने की अपेक्षा शासित वर्ग को भी समुचित स्थान प्रदान किया है। अकबरकालीन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए आईने अकबरी एक संदर्भ ग्रंथ है। व्याख्या से स्पष्ट है कि अकबरनामा को पूर्ण करने में 7 वर्षों का समय लगा था। क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? जिसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव की मजबूत की। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में लाहौर में बादशाही मस्जिद, 1678 ईस्वी बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। 45 नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 बार। सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ को प्रमुख कारण माना जाता है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण बाढ़
को ही माना है जो 7 बार आई। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्तिकला की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस काल की मूर्तियां को चारों तरफ से तराशा गया। पाल युग में मूर्तियों को केवल आगे यानी सामने की तरफ से तराशा जाता था। ये एकास्म काले चमकदार बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित होता था। इस युग के प्रमुख मूर्तिकार धीमान तथा उसके पुत्र विठपाल थे। चलिए 47वां प्रश्न, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ पे है? तो कर्नाटक है। श्रवणबेलगोला नामक स्थान कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान अपना सिंहासन को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। चलिए 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। 3250 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित भारतीय उपमहाद्वीप में फूली फली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चौहद्रो स्थान स्थल में पाए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चौहद्रो में से सदैव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, झुकर संस्कृति एवं झागर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चौहद्रो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह तथा इसकी खुदाई मन के लिपस्टिक, कंघा, वर्काकार ईंटें, काजल इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। 50वां प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं की शुरुआत की तथा स्वयं भी बुद्ध के संबंधित स्थलों की यात्रा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती। 51वां प्रश्न, किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। इसमें भारत में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियाँ शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है। 52वां प्रश्न है, बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसल के उचित मूल्य दर प्रदान करना। यह पहल राज्य का भारत के बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री की विजन की दिशा में एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद और राज्य के 14 जिले के कलेक्टर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 53वां प्रश्न है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला है? इसका राइट आंसर होगा जहानाबाद। जहानाबाद बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंक वाला जिला बन गया है।
जिले में 10,13,438 सक्रिय खाताधारकों में से 198 95 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और दूसरी इसी तरह से की सुविधाएं हैं। यह कुल सक्रिय खाता का 99.65% है। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना कोसी नदी पर प्रस्तावित है। कोसी बेसिन में विद्युत संकट दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तावित डगमारा जल विद्युत परियोजना को अब भपटियाही दुधैला में स्थापित करने को लेकर डीपीआर बनाया जा रहा है, जिसमें 126 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 55वां प्रश्न है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। एक लोलक एक धुरी से लटकता स्वतंत्र रूप से गति करता एक पिंड होता है। दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु से जितने समय बाद पुनः वापस आता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड लोलक की लंबाई, गुरुत्वजनित त्वरण, स्थानीय मान पर निर्भर करता है। अर्थात लोलक की लंबाई जितना ज़्यादा होगी, लोलक अपना एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। चलिए 56वां प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा वाट। क्या होगा? वाट। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट यानी डब्ल्यू से सूचित करते हैं। 57वां प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापी एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किया जाता है। 58वां प्रश्न है, आवृत्ति मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा साइकिल। उपयुक्त में से कोई नहीं। 59वां प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलकर ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन का समस्थानिक हीलियम का निर्माण करता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होता है। यह सूर्य तथा तारों की ऊर्जा का स्रोत है। 60वां प्रश्न है, निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरता है तब भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबे। तांबा एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu कॉपर, इसकी परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसकी प्रयोग विद्युत के चालन के रूप में प्रधानता किया जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा पहला प्रयुक्त धातु और मिश्र धातु में तांबा और कांस्य का नाम आता है। तांबे धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है।
इस सुचालकता की श्रेणी में यह चांदी के बाद दूसरे स्थान के क्रम पर आता है। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में लौह अयस्कों के वेलाडिला में किसका खनन होता है? तो ऑप्शन ए हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह के ऑक्साइड का खनिज रूप है। यह आमतौर पर पत्थर और मिट्टी में पाया जाता है। धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। यह शुद्ध लोहे के से ज़्यादा कड़ा होता है। यह कुछ हद तक धातुओं की तरह ही चमकीला होता है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सरूपन धातु तत्वों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 63वां प्रश्न, एस्पिरिन कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 64वां प्रश्न, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह एक रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे के सभी कार्बन परमाणु बहुत सी शक्तिशाली सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक रूप पदार्थ में कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग कई उद्योग तथा आभूषणों में किया जाता है। हीरे केवल सफ़ेद नहीं होते, अशुद्धियों के कारण इसका शेड्स नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा व काला भी होता है। हरा हीरा सबसे दुर्लभ होता है। 65 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति में के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में विद्रोहियों ने नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह 1777 से 1857 ईस्वी बिहार में सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले में रोहिणी नामक जगह पर अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत करके अंग्रेज अफसर को मार देते हैं। 66वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 67वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम की पहली बार गाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एब सायनी। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन के पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 68वां प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों की प्रोत्साहन देना था। वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों द्वारा लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 70वां प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब अमीर मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं से सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। 71वां प्रश्न है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनने नए टीवी को क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा संसद
टीवी। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया। नए टीवी चैनल का नाम संसद टीवी होगा। रिटायर्ड आईपीएल अधिकारी रवि कपूर, सॉरी आईपीएल नहीं, आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। इस विलय के बारे में पिछले साल जून के महीने में सूचना दी गई थी। दोनों चैनलों के विलय के लिए पिछले साल नवंबर में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के एक पैनल का गठन किया गया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों को विलय किया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जून। बाल मजदूरों को रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस शुरुआत हुई। यह हर साल 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत ILO 2002 ने की थी। इस बार वीक ऑफ एक्शन मनाया जा रहा है, 10 जून से शुरू हुआ है। रिपोर्ट में बाल मजदूरी 5 से 11 साल उम्र के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया है, जो पूरी दुनिया में कुल बाल मजदूरों की संख्या के आधे से अधिक है। 73वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021-30 का आयोजन निम्नलिखित में कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन। चलिए 74वां प्रश्न को देखते हैं। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के उपभोक्ता में कितने % की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20%। यहाँ पे आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। 75वां प्रश्न है, 10 मित्र आपस में हाथ मिलाकर कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 45। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाथों की संख्या में से गुना करेंगे, 1 घटा के बटा 2 करेंगे, इसका आंसर 45 आ जाएगा। 76वां प्रश्न, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटरों से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1250 मीटर। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 77वां प्रश्न, 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य होगा? तो ये क्लास 10th AP का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग 500 और 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या को देखेंगे। तो स्टार्ट अगर होगा तो 507 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 500 13 से नहीं कट रहा है, 507 कटेगा 13 से। तो पहली यानी AP का पहला यानी पहला पद, प्रथम पद यानी A हो जाएगा 507, और अंतिम पद जो 1000, मतलब यहाँ पे 1000 है, लेकिन 1000 तो कटेगा नहीं 13 से, तो 998 कट रहा है, तो ये क्या होगा अंतिम पद यानी AN होगा। तो AN बराबर A प्लस के N-1 D इंटू डी पर मान निकालेंगे, N का मान निकलेगा, वो N का मान कितना आएगा 38, यही राइट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर उसे 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 64%। निकालना कैसे है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मान के x मान लीजिए और निकाल लीजिए, इसका 64% आंसर आ जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा जिशान ए लतीफ़। जिशान ए लतीफ़ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC
संघर्षों के दस्तावेजीकरण के लिए फोटो पत्रकारिता श्रेणी के रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने फोटो निबंध के लिए एक पुरस्कार जीता जिसमें उन लोगों की दुर्दशा शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC में शामिल नहीं किया गया है। यह अक्टूबर 2019 में कारवा में प्रकाशित हुआ था। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में 102वें स्थान के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीगुआ और बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले 102वां देश बन गया है। एंटीगुआ और बारबुडा ने भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपस्थिति में ISA के फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने और सौर ऊर्जा के लाभों का उपयोग करने के लिए एक वैश्विक व्यापार प्रणाली बनाना है। 81 नंबर प्रश्न, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक G20 का अध्यक्षता करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 30 नवंबर 2023 तक। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के G20 सचिवालय और इसकी संबंधित रिपोर्टिंग संचारों की स्थापना को मंजूरी दी है। सचिवालय भारत को आगामी G20 अध्यक्षता के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता समग्र नीतिगत निर्णयों को व्यवस्था करने को लागू करने की प्रभावी होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। केंद्र सरकार ने किस विभागों के 82 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्तीय सेवा आयोग। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को पछाड़कर तेलंगाना भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। 2014 में तेलंगाना राज्य से स्टार्टअप स्टेट मनोनीत के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। चलिए 84 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुरस्कार के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोक चंद्रवाल। 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुरस्कार विमोचन किया गया है। आलोक चक्रवाल बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका विमोचन किया है। किस प्रदेश 85 नंबर प्रश्न, किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने। 86 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आओफिल 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने लॉन्च मार्च 4C रॉकेट का उपयोग करके जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर गाओ फेस 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 87 नंबर प्रश्न है, कौन से शहर से पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की? इसका राइट आंसर जमशेदपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजिकल हब किस शहर में खोला गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, हैदराबाद। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार ने बहु
हितधारकों के साथ मिलकर हैदराबाद के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला है। हब अत्याधुनिक प्रवाह रसायन उपकरण से लैस है और यहाँ यह फार्मा अनुसंधान और विकास में वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ावा देगा। 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामी रीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग को लिया। कामी रीता शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 90 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन के अंतरिक्ष यात्री के द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? इसका राइट आंसर होगा अपोलो मिशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपोलो मिशन। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों सूची में प्रथम स्थान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। 97 नंबर प्रश्न, महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत साल 2025 में होने वाले जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप में मेजबानी करेगी। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश में और 2026 में इंग्लैंड द्वारा होगा। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2006 में इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियन 2027 में श्रीलंका में होगी। 98वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा खंडवा, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के खंडवा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जाने वाला यह प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। यह परियोजना 300,000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू हो गया है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराम सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूर भाई छगन भाई पटेल, राजकीय पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी इंडिया पैराडाइज फ्लाई कैंचर। 99वां प्रश्न, निम्न देश किस देश ने अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। भारत ने अंडर-20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर ने कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत के बांग्लादेश को 5-2 से हराया। गुरकीत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झागरा ने 1 गोल किया। भारत ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता का खिताब जीता है। निम्नलिखित में से भारत के 75वें गैंग मास्टर कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वी प्रणव। कौन थे? वी प्रणव। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें गैंग मास्टर बने हैं। चेन्नई के 15 वर्ष के वी प्रणव ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और
आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया। बी पर नाम तमिलनाडु के 27वें गैंग मास्टर, उनमें पहले विश्वनाथम आनंद डी मुकेश होगा और डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा VC राज्य के गैंग मास्टर बने। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव ने जून में भारत के 74वें गैंग मास्टर बने थे। भरत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें गैंग मास्टर बने थे। तो यहाँ पे 100 प्रश्न क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों सेट में यहीं पर मतलब सेट समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 100 प्रश्न को देखे हैं, साथ ही उनका डिस्कशन भी देखे हैं। अगर आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।